नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज के अंक में हम बात करेंगे मीडिया विमर्श और कवरेज, खासकर फांसी के संदर्भ में। हमारी आज की चर्चा का तात्कालिक कारण भले ही एक खास घटनाक्रम से जुड़ा हो, पर हमारा मकसद किसी एक घटना के बजाय फांसी के समाजशास्त्र और उसके अन्य प्रभावों की रोशनी में मीडिया कवरेज की चर्चा है। हमारे मीडिया में फांसी को लेकर अलग अलग कोणों से विचार विमर्श की परंपरा नई नहीं है। एक जमाने में हिंदी की मशहूर पत्रिका चांद ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में फांसी पर खास सामग्री के साथ अपना फांसी अंक छापा था। तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार ने उसे प्रतिबंधित भी किया, पर आजाद भारत में वह अंक हमारे बीच पुस्तकाकार मौजूद है। फांसी किसी की भी हो, वह किसी लोकतांत्रिक समाज में एक अनहोनी है, जिसे कानूनी शब्दावली में रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी कहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जो फांसी हुई है, उसके ऐन पहले और बाद में फांसी पर अलग अलग ढंग के विचार सामने आ रहे हैं। हमारे मीडिया में यह विमर्श क्या आकार ले रहा है? मीडिया ने हाल के घटनाक्रमों को किस तरह देखा और समझा है? ये बात इसलिए भी गौरतलब है कि मीडिया द्वारा परोसे तथ्यों और विचारों से हमारे जैसे समाज का बहुत बड़ा तबका प्रभावित होता है। सवाल है, मीडिया इस मुद्दे पर देश, समाज, सरकार और समुदायों के बीच चल रहे विमर्श को किस तरह पेश कर रहा है? मीडिया मंथन में आज हम इसी विषय पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर चिन्मयी अरुण, अनुराधा रमन, एसोसिएट एडिटर द हिंदू, और साथ में हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, जो अध्यक्ष हैं भारतीय समाज शास्त्र परिषद के। शुरुआत करते हैं हम राहुल देव जी आपसे। ये पूरे अगर देखा जाए 1-1.5 सप्ताह का प्रकरण, और खासकर फांसी से पहले और फांसी के बाद जो कुछ हमारे मीडिया में जिस तरह का विमर्श सामने आया है, मीडिया ने जिस तरह कवरेज किया है, बहुत संक्षेप में एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपकी क्या टिप्पणी है? आपने कैसे इसको लिया है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं उर्मिलेश जी। एक तो आपने जो उसका जो दूसरा गंभीरतर पक्ष है वो सामने रखा कि फांसी सही है गलत, या एक लोकतांत्रिक समाज में और राज्य में उसकी जगह होनी चाहिए नहीं, हाँ या ना, और दोनों के अपने अपने कारण। दूसरा जो ये याकूब मेनन की फांसी की जो कवरेज हुई, वो कवरेज, उस पर मुझे कई तरह की समस्याएं हैं उसके साथ। एक तो फांसी जैसी चीज को कुल मिलाकर मीडिया ने अपवादों को छोड़कर एक उत्सव बना दिया, और ये उसमें एक अतिरिक्त तत्व ये जुड़ा हुआ था कि वो मुंबई धमाकों के आरोपी याकूब मेनन का मामला था, तो उसके साथ फिर तमाम और चीज़ें जुड़ जाती हैं। उसमें आतंकवाद जुड़ जाता है, उसमें धर्म और संप्रदाय को भी किसी न किसी रूप में जोड़ दिया गया। राजनीतिक पार्टियों ने भी उसमें मदद की, उसको उसके कई आयाम खड़े कर देने में। और उन सब के बीच में मीडिया की एक तो मजबूरी होती है कि अगर कहीं से कोई कुछ कह देता है तो फिर उसको मतलब उसका संज्ञान लेना और उस पर कुछ कहना या उसको कवर करना, उसकी एक मजबूरी भी बन जाती है। लेकिन मीडिया ने इससे ज्यादा आगे बढ़कर खुद जिस मैं कहूँगा कि फांसी जैसे मुद्दे को भी जिस चटखारे लेकर, जिस अनावश्यक विस्तार के साथ, जिस अनावश्यक बारीकियों के साथ उसको कवर किया, वो मुझे लगता है कि गलत था। हमें ज़्यादा संयमित होना चाहिए था, हमें थोड़ा ज़्यादा गंभीर होना चाहिए था। फांसी अपने आप में बहुत बेहद गंभीर मामला है, और इस फांसी से जुड़े हुए जो दूसरे मुद्दे थे वो शायद उससे भी ज़्यादा गंभीर हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, जो राहुल देव कह रहे हैं, मुझे लगता है उसमें एक हद तक तो सच है कि एक जैसे लगता है उत्सव धर्मिता, खासकर अगर चैनलों में देखा जाए, खासकर प्राइवेट चैनलों में, लेकिन एक हिस्से में सबको नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बार एक चीज जो मुझे नजर आई, मैं चाहता हूं कि इस पर भी चर्चा हो, कि बहुत सारे अखबार, खासकर अंग्रेजी के बड़े अखबार, इंडियन एक्सप्रेस हो, इसके पहले आउटलुक हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, और हिंदी के भी
आमतौर पे हिंदी के अखबारों को बहुत हल्के ढंग से लिया जाता रहा है इस तरह के जटिल और इस तरह के बहुत नाजुक मुद्दों पर। लेकिन इस दफा देखा गया कि एक संजीदापन भी है, एक गंभीरता भी है, नई व्याख्याएं आ रही हैं, लगातार कुछ नए ढंग का सोच कि दुनिया के इतने देशों में फांसी नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो लोकतंत्र और फांसी के रिश्तों को कैसे देखा जाए, ये जो पहलू सामने आए इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, हमारे समाज में जो अपराध की सच्चाई है वो तो आदिम है और उसमें बहुत बदलाव नहीं हुआ है। अपराधों का तरीका, अपराधों का रूप, अपराधों के कारण, अपराधों के परिणाम, लेकिन जो उसके साथ दंड प्रक्रिया रही है उसमें हमने बेहद तफसील में जाकर के बहुत सारी चीज़ों की समीक्षा की है और विभिन्न विमर्शों से होता हुआ अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों के दायरों से ऊपर उठ करके एक वैश्विक आधार बनाने की कोशिश हुई। और आप जानते हैं कि कहा भी जाता है कि ये तो मध्यकालीन तरीका है दंड देने का और ये आधुनिक तरीका है, ये मानवीय तरीका है और ये अमानवीय तरीका है। इससे तो दंड नहीं बनेगा, बर्बरता बढ़ेगी। तो पहले तो इस तरह के मामलों में उबलते तेल के कढ़ाई में किसी को खौला देना, अभी हाल तक 18वीं 19वीं शताब्दी तक रोटी चुराने के लिए इंग्लैंड में हाथ काट लेना, अभी भी मध्य पश्चिम देशों में जो प्रेम प्रसंगों में पत्थर से मार करके औरत को, आदमी को जिंदा मार करके भीड़ मार देती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग असभ्यता अवशेष बचे हुए हैं। और इस बार की फांसी की बहस में चूंकि आखिरी क्षण, आखिरी रात तक बहस चलती रही, समाज ने सचमुच आत्म साक्षात्कार करने की कोशिश की कि आखिर हम क्यों इन बहसों को भीड़ के हवाले कर देते हैं, आखिर क्यों हम इसको एक राष्ट्रीय संताप और राष्ट्रीय संतोष का मौका बना लेते हैं। फिर उसके तर्क भी खोजे गए। ऐसा नहीं था कि ये कह दिया गया कि ये बंद दिमाग के लोग हैं, भारत के लोग खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं, नहीं। और फिर और चीजें भी जोड़ी गई कि अगर यहाँ हुआ तो फिर पंजाब के संदर्भ में क्या हुआ, क्यों नहीं राजीव गांधी के संदर्भ में क्यों नहीं हुआ। तो एक तरह की या उड़ीसा के जो उड़ीसा में जो स्टाइन ग्राहम के बच्चों को मारा गया, उनको जलाया गया, उसमें क्या किया, ये सवाल भी। और उसके बाद फिर विभिन्न राष्ट्रपतियों ने कितनी दया याचिकाओं को माना, कितने को नहीं माना, कौन करुणामय थे, कौन करुणामय नहीं थे। ये बहुत महत्वपूर्ण मौका था आत्म साक्षात्कार का। मुझे लगता है कि इस घटना को हमें भारतीय समाज में अपराध और दंड के बीच में जो एक बदलता हुआ रिश्ता है उसके साथ जांचना चाहिए। कहीं हम ठहर तो नहीं गए हैं, कहीं हम आगे जाने का साहस तो नहीं खो गए हैं। चंद भाई, आप इस पूरे पहलू को आपने कैसे देखा? मुझे लग रहा है कि खासकर मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूं, जो मीडिया में एक उभर कर चीजें आई इस पूरे जटिल यथार्थ की, वो क्या कैसे देखा आपने? इसमें प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये है कि सब लोग एक कंपटीशन की तरह चल रहा है इसके बीच में कि सबसे ज़्यादा ड्रामा कौन करे। एंड उसमें इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है कि उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं हर चैनल के, क्योंकि ये तो 24 आवर चैनल का ज़माना है और हर चैनल ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें। तो इसीलिए सबकी यही प्रॉब्लम है कि कौन सबसे ज़्यादा तमाशा खड़ा कर सके। और इससे ये प्रॉब्लम निकलती है कि किसी के पास टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए, किसी के पास टाइम नहीं है सोचने के लिए, और सब ये तमाशा के कंपटीशन में लगे हैं। तो एक बात इसमें से मुझे यही समझ में आया है कि हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि 2-3 न्यूज़ चैनल का हम कुछ कर सकते हैं क्या, जो ये तमाशा के कंपटीशन में उनको लड़ने की ज़रूरत ना पड़े, कि 2-3 लोग की आदत बन जाए कि वो थोड़ा सा सोच समझ के गंभीरता के साथ कवरेज उनकी रहे और फिर उन्हें देख के दूसरों को थोड़ा सा बुरा लगे कि वो तमाशा खड़े रखें। लेकिन बहुत संक्षेप में हम चिन्ह भाई ये जानना चाहते हैं कि हमने ये देखा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें हमारे प्रिंट में अंग्रेजी के अखबार, अंग्रेजी की मैगजीनें और यहाँ तक कि हिंदी के भी कुछ एक अखबार, उन्होंने ज़्यादा संजीदगी दिखाई, ज़्यादा वेल रिसर्च्ड जो पहले से चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, इंस्टीट्यूट्स में हैं, दुनिया के बहुत सारे संस्थानों की ओर से आई हैं, उनकी रोशनी में नई व्याख्याएं पेश की, नया डिस्कोर्स सामने लाने की कोशिश की। लेकिन टेलीविज़न क्यों लैग किया है? उसमें क्या आखिर वजह थी इसकी कि ये उपलब्ध जो चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास आउटलुक की एक कवर स्टोरी है जो इस घटनाक्रम से पहले की है,
लेकिन उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च को आधार बनाकर एक बड़ी स्टोरी दी कि कैसे फांसी आमतौर पे भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से जो बहुत उत्पीड़ित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसमें से ज्यादा हो रही है। आखिर चैनलों में ऐसा क्यों नहीं होता? उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये चैनलों का जो आदत है ये नई बात है ना। ये अगर आप सोचेंगे तो थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी है। पहले तो हमारे पास चैनल्स थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि केबल टीवी रेगुलेशन से बाहर से हमारे ज़्यादा चैनल्स नहीं आया करते थे। अभी ज़माना को अगर आप देखेंगे और सोचेंगे कि 1990s में कैसे होता था और टीवी अभी कैसे है, अभी सबका एक रेस चल रहा है कि 24 आवर न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल को लगातार तमाशा खड़े रखने की जरूरत पड़ती है। न्यूज़पेपर के पास तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा रमन भी मौजूद हैं। आपने एक मीडिया कर्मी के रूप में, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जो कवरेज हुई है इस हाल के दिनों में, फांसी से पहले और फांसी के बाद, उसको कैसे आप समराइज करेंगी, कैसे उसको पेश करेंगी? देखिए, मीडिया जो है, जैसे डेमोक्रेसी के जितने ऑर्गन्स हैं, पार्लियामेंट हो, कोर्ट्स हो, मीडिया इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। तो इस पर्टिकुलर विवाद में, ये वाले में, जितना पोलराइजेशन आपने पार्लियामेंट में देखा या जुडिशरी में देखा व्यूज में, वही मीडिया ने भी उसी को रिफ्लेक्ट किया है। और प्रिंट में क्योंकि आपको थोड़ा समय मिलता है थोड़ा हटके, थोड़ा सोच के लिखने के लिए, तो न्यूज़पेपर्स में थोड़ा आपको अलग से दिखाई देगा। खासकर उनके एडिटोरियल्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस जो है, जहां मैं जिस अखबार से आती हूँ, हम लोग इंडियन एक्सप्रेस ने, हिंदू ने और यहां तक कि हिंदुस्तान अखबार ने भी फांसी को लेकर बहुत संजीदा ढंग से, बहुत ठोस ढंग से और बहुत शोध परक तथ्यों पर आधारित एडिटोरियल लिखे हैं। तो ये एक देखने की बात है। हम एक छोटा अंतराल अभी लेते हैं अनुराधा, और जब लौट कर आएंगे तो हम आपसे और विस्तार से बात करेंगे इस पहलू पर कि फांसी का जो समाज शास्त्र है और जो हमारा मीडिया है, उन दोनों के क्या रिश्ते हैं, क्या नया विमर्श खुलकर सामने आया इस पूरे प्रसंग में। एक अंतराल। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात कर रहे हैं फांसी पर मीडिया विमर्श और कवरेज। किस तरह का कवरेज सामने आया, किस तरह का विमर्श सामने आया, और समाज में जो चीजें हो रही हैं उनको हमने किस रूप में देखा। राहुल देव, अगर हम आनंद कुमार की जो टिप्पणी है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाहें कि भाई, जो हम सोचते हैं कि भीड़ क्या सोच रही है, और संजीदा ढंग से और शोधपरक ढंग से और दुनिया के तमाम देशों, तमाम समाजों का अध्ययन करने के बाद एक जो सुचिंतित व्यवस्थागत जो सोच उभरती है, इनके बीच जो कंट्रास्ट है, क्या हमारा मीडिया, खासकर मैं हिंदी मीडिया के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, उसका क्या नजरिया आपको दिखा? कमलेश, एक तो आपने जो एक अंतर किया टीवी चैनलों और अखबारों का, वो सही है, मैं उससे सहमत हूँ। दोनों की प्रकृति में बुनियादी अंतर है, वो उनकी कवरेज में भी दिखता है। लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि अंग्रेजी अखबार बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, हिंदी अखबार कम गंभीरता से इस चीज को लेते हैं, या वो शोध नहीं करते। चैनल और अंग्रेजी के अखबारों को मैं गंभीर नहीं बता रहा हूं, केवल मैं ये कह रहा हूं कि कहीं भीड़ का जो सोच है, भीड़ तंत्र की जो मानसिकता है, वो हमारे मीडिया में, चाहे जो भी लैंग्वेज का मीडिया हो, उसमें उसका जो वजन है, क्या उससे हमारा विमर्श दबता नजर आया, या इस बार हम उभरे हैं उससे? वो एक दौर था जब हिंदी के अखबार एक समय, एक राम जन्मभूमि आंदोलन के समय बहुत ज्यादा भीड़ से वो प्रभावित हो गए थे, उससे उसको एक तरह से नेतृत्व सौंप दिया था उन्होंने। लेकिन वो दौर चला गया है। मैं समझता हूं कि इस बार उन्होंने जनभावनाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया है, उनको भी जगह दी है, और वो अंग्रेजी के अखबारों ने भी दी है। हर अखबार अंततः अपने पाठक वर्ग की भावनाओं, विचारों और उनकी रुचियों और हितों का ही पोषण करता है, उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। अनुराधा रमन, जो बात अभी हो रही है, हम उसके संदर्भ में जानना चाहें आपकी क्या राय है कि क्या हम वाकई मीडिया के स्तर पर पहले का जो सोच था जिसकी चर्चा कर रहे हैं राहुल देव, क्या हम उससे वाकई आ गए हैं? क्योंकि अंग्रेजी में, जैसा हमने कहा, कि बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जिन्होंने ज्यादा ठोस ढंग से, ज्यादा तथ्यपरक होकर एडिटोरियल्स तक लिखे, उनके कवरेज में भी वो बातें दिखी। लेकिन अंग्रेजी के ही चैनलों में, बहुत सारे चैनलों में ये चीज नहीं दिखी। मैं अंग्रेजी हिंदी का कोई बंटवारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका असेसमेंट, खासकर अभी प्रताप भानु मेहता ने भी जो बातें लिखी हैं, खासकर इंडियन एक्सप्रेस में, शुक्रवार के, तो उसके संदर्भ में अगर हम आपसे पूछें तो क्या नया विमर्श नजर आता है, क्या नया डिस्कोर्स उभरता नजर आता है? उर्मिलेश जी, मुझे लगता है इस कॉन्टेक्स्ट में, याकूब मेनन के कॉन्टेक्स्ट में एक कोर्स करेक्शन हुआ है अखबारों में और
टेलीविजन चैनल्स में भी। जब से बी रामन का जैसे लेटर के बारे में बात हुआ है, तब से चैनल्स और अखबार दोनों ने एक कॉन्टेक्स्ट में रखा, क्योंकि पहले सब लोग का जो डिबेट जो चल रहा है पेपर में, एकदम ये ब्लास्ट के बारे में वहां से हम लोग बात करते हैं, उसके पहले कभी बात ही नहीं करते। हम रायट्स के बारे में बात नहीं करते, हम बाबरी मस्जिद के बारे में बात नहीं करते हैं। हम ब्लास्ट से शुरू करते हैं और ब्लास्ट में ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ब्लास्ट में जब भी जो भी कोई अकाउंटेबल हो, उनको हम अगर सूली पे चढ़ा दें तो हमारे लिए ये we'll have a closure on this subject। लेकिन जब से बी रामन की चिट्ठी आई, तब से मुझे लगा कि अखबार और चैनल्स भी थोड़े इंट्रोस्पेक्टिव होने लगे, थोड़ा सोचने लगे। तो ये कोर्स करेक्शन थोड़े एक हफ्ते पहले से शुरू हुआ है दोनों मीडिया में, मुझे लग रहा है पढ़ के। और अनुराधा, एक दूसरी स्टोरी की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कि जिसे आउटलुक ने दिसंबर 2014 में एक बड़ी स्टोरी की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रिसर्च के हवाले, और वही स्टोरी लगभग कुछ महीनों के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लीड स्टोरी के रूप में छपी, जिसमें बताया गया था कि देश के 94% के आसपास 93 पॉइंट समथिंग जो फांसियां हो रही हैं हमारे देश में, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटीज और वे लोग जो समाज के अत्यंत उत्पीड़ित, निर्धन और गरीब लोग हैं। तो ये जो पहलू उभर कर सामने आया, आमतौर पे मीडिया के एक हिस्से ने इस पहलू को भी अपने विमर्श में, अपने कवरेज में जगह दी। लेकिन ये एक राष्ट्रव्यापी एक चर्चा का हिस्सा शायद यह विषय अभी तक नहीं बना है, क्योंकि भाषाई पत्रकारिता में ये चीज उभर कर बिल्कुल नहीं सामने आई एकदम। क्योंकि अखबारों में भी आपको ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो सर्वे है, अखबार में भी वही आपको डिविजन्स मिलेगा, वही सेम कास्ट बेस्ड आपको सिस्टम स्ट्रैटिफिकेशन मिलेगा देखने को। अखबार में भी अखबार का बायस जो है, वो अखबार इज आफ्टर ऑल, हम लोग को सोसाइटी से अलग नहीं देखना चाहिए, पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो जितना बायसेस आपको ये कैपिटल पनिशमेंट में देखने को मिला इस सर्वे में, वही बायसेस अखबार और मीडिया में भी अभी तक ऑपरेटिव है। तो फिर आप क्या कहेंगी अनुराधा रमन की इस टिप्पणी पर कि जो आपको कैपिटल पनिशमेंट के मामले में चीजें बायस दिखाई दे रहा है, ये बायस की बात सिर्फ अनुराधा रमन की नहीं है। मैं आपको बताऊं, देश के पूर्व राष्ट्रपति, दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, सुपुर्दे खाक उन्हें वहां पर रामेश्वरम में वो हुए, उनकी एक किताब है टर्निंग पॉइंट्स। इस पुस्तक में उन्होंने एक जगह लिखा है, मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को याद कर रहा हूं, फांसी के मामलों पर निर्णय लेना, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, फांसी के मामलों पर निर्णय लेना मेरे लिए काफी दुख और तकलीफ देह था। उनमें से ज्यादातर मामलों में सामाजिक और आर्थिक पूर्वाग्रह थे। क्या कहेंगी खासकर अनुराधा रमन की इस टिप्पणी के बारे में कि मीडिया में जो विमर्श है उसमें अगर जो बायसेज हैं वो कैपिटल पनिशमेंट की छाया भी दिखती है कई बार, वहां कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही है। और जो अनुराधा जी कह रही हैं, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो जैसे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो डेटा है ना, जिससे पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको फांसी की सज़ा मिलती है वो कई ग्रुप से आते हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं। अभी कई लोग उस डेटा को देख के ये समझ सकते हैं कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, कि ज़्यादा फांसी की सज़ा इन्हें दी जाती है, कि वो जो आदमी अपनी वाइफ को तंदूर में रोस्ट कर किया है उसको फांसी की सजा नहीं मिली, लेकिन दूसरों को मिलती है क्योंकि वो अपर मिडिल क्लास थे। तो उनके केस में जैसे उसके बारे में सोचा गया, वो दूसरी केसेस में ऐसे नहीं गई। लेकिन अगर आप यही बात किसी से बोलेंगे जिनके पास यही बायस खड़ी हैं, जो जैसे अनुराधा जी बोल रही थी, वो उस डेटा को देख के बोलेगा अच्छा तो यही वाले ग्रुप से सबसे ज्यादा क्रिमिनल निकलते हैं ना, इसीलिए सबसे ज्यादा फांसी उन्हीं को मिलती है। तो वो डेटा की एक बात है, और वो डेटा से लोग क्या समझते हैं वो अपनी प्रेजुडिस की बात है। तो इसीलिए जब मीडिया भी अपने अपर कास्ट या तो मेजॉरिटी कम्युनिटी की ही है, तो मीडिया उस डेटा को देख के उसकी क्या बनाएगी वो भी वैसे ही निकलेगी। वो एक बात है। दूसरा इसमें एक और एंगल है पूरी चीज में कि ये केस है जो हाई प्रोफाइल केस है। तो ये वाली केस, केहर सिंह की केस, गिलानी की केस, मोहम्मद अफजाल की केस, इसमें एक और प्रेशर की ये बात है कि पब्लिक को ये बताया जाता है कि
इस आदमी को फांसी चढ़ाने से किसी न किसी तरह सोसाइटी बेहतर होता है, और ये बहुत गलत मैसेज है। और इससे ये होता है कि पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा है कि इनको फांसी की सजा दे दें। एक जजमेंट में, अगर मैं इंटरप्ट करूं, सॉरी, कि एक जजमेंट में तो बाकायदे सामाजिक सोच और सामाजिक जो एक विमर्श उभर रहा था उसको कोट किया गया था कि समाज के अंदर जो भावना है उस भावना के मद्देनजर भी ये फैसला। हाँ, ये कोर्ट्स ने खुद रिकॉग्नाइज किए हैं बार बार। जैसे कि अगर आप सोचिएगा, वो जब बाबरी मस्जिद की जजमेंट निकली थी तो उस समय कोर्ट ने ये भी किया था कि मीडिया से बोला था कि देखो हम लोग आपसे बताएंगे कि आप इसको कैसे कवर करेंगे, क्योंकि अगर ये गलत तरह से कवर हुई तो बहुत सारी अन्याय होगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो जब कोर्ट को जब समझ में आता है कि पब्लिक प्रेशर से प्रॉब्लम होती है, तो कोर्ट ये वाली मेमुन केस को देख के कभी कभी ऐसा मैसेज क्यों नहीं भेजती। अगर आप वो सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के बारे में सोचेंगे जहां पे सुप्रीम कोर्ट जज पे आरोप लगाया गया था, उसमें तो उनके लॉयर्स ने जाके गैग ऑर्डर लिया था कि मीडिया इसके बारे में बात तक नहीं करेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट जज है। सुप्रीम कोर्ट जज को तो न्याय मिलेगा ना अपने वाले सिस्टम से। लेकिन जब याकूब मेमन की बात है तो उसमें तो कोई मीडिया ट्रायल का बात नहीं करते हैं। तो उनको तो सोचना चाहिए ना कि ये पब्लिक प्रेशर से होता क्या है। अनंत कुमार जी, अगर हम बिल्कुल अब हम कार्यक्रम के समापन की तरफ हैं, हम अगर समझना चाहें कि हमारे लोकतंत्र में और जो सामुदायिक हिस्सेदारी हमारे लोकतंत्र की है, क्योंकि कोई भी किसी भी देश में लोकतंत्र सामुदायिक हिस्सेदारी और सबकी समावेशी पन के बगैर संभव नहीं है। हम एक फेज में है, एक संक्रमण के फेज में। तो ऐसे दौर में ये जो अपराध दंड संहिता हमारी है, अपराध दंड विधान जो है, और सामाजिकता एक तरफ है, और डेमोक्रेसी, इन तीनों के बीच में जो एक तनाव दिख रहा है साफ साफ, उसको एक समाजशास्त्री के रूप में कैसे देखते हैं? और मीडिया में ये अगर चीजें नहीं आ रही हैं तो क्या वह मीडिया की अपनी बायसेस हैं या महज एक संजोग है? देखिए, एक विमर्श है राष्ट्रीय सुरक्षा का, और उससे सभी आक्रांत हो जाते हैं। वो सबको एक साथ जोड़ता है कि मैं भी खतरे में हूं, मैं भी निशाने पर हूं, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके साथ सख्ती होनी चाहिए, बेहद सख्ती होनी चाहिए। दूसरा विमर्श है लोकतंत्र के अनुकूल न्याय प्रक्रिया का, जिसमें दंड जो थे अब वो न्याय संगत नहीं माने जाते हैं। बहुत सारे पुराने दंड विधियां थी, न्याय संगत नहीं मानी जाती हैं। लोकतांत्रिकरण न्याय प्रक्रिया का और राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके लोकतांत्रिकरण की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप कुछ भी कर गुजरे, लोग उसको अक्षम्य मानेंगे और कहेंगे कि ये होना नहीं चाहिए था। इसीलिए जो वकील खड़े हुए याकूब मेनन के लिए रात में जाकर के, उनको लोगों ने करीब करीब अन्याय का सहयोगी जैसा देखा, जबकि वो दूसरा काम कर रहे थे। हमें इस समय इस घटना में ये देखना होगा कि हम न्याय प्रक्रिया के लोकतांत्रिकरण की तरफ, न्याय प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने की तरफ कितना बढ़ रहे हैं। महिलाओं के संदर्भ में जैसे बात आई थी, एक ने बलात्कार किया था, तो बहुत सारे हमारे आप जैसे लोग जो मूलतः फांसी के खिलाफ हैं हिल गए थे। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अपराध, इसको तो हर हालत में इसका अंग भंग करो, टुकड़े टुकड़े काट के करो। लेकिन ये भावना है, ये तार्किकता नहीं है। और कम से कम न्यायमूर्तियों को भावना से अलग, हमारे आप जैसे साधारण मनुष्यों के सोच से अलग जाना पड़ेगा अगर देश उधर प्रस्थान नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अंत में कि बहुत सारे लोग मानकर चलते हैं कि जो इस तरह के पहलू हैं, हम अभी हाल में जो घटना हुई है, फांसी हुई है, हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम एक व्यापक तौर पे आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हमारे मीडिया में यह सोच प्रतिरोधक बनाम प्रतिशोधक की, क्या ये उभरनी चाहिए, या जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये एक प्रतिरोधक भी है फांसी। मीडिया जो बहस है, हाँ, मीडिया में यही बहस छाई है, लेकिन ये प्रतिशोधक वाली बहस, क्योंकि दुनिया के अगर 130 देश जिनमें अनेक डेमोक्रेसीज हैं, अगर वहां ये फांसी नहीं है और वो हमसे बेहतर स्थिति है, क्योंकि आतंक को रोकने में हम कश्मीर में विफल नहीं रहे, खासकर मकबूल भट्ट की फांसी के बाद। मकबूल भट्ट की फांसी 1984 में हुई थी। मृत्यु दंड ने हिंसा के लिए अवरोधक का अभी तक काम नहीं किया है। ये अमेरिका जैसे हिंसाग्रस्त समाज का निष्कर्ष है, जहां पहले काले लोग लगातार फांसी चढ़ाए गए, बलात्कार के लिए, हत्या के लिए, अन्य जघन्य अपराधों के लिए। अब दुनिया वहां पर ठहर के सोच रही कि कोई और रास्ता देखो। मीडिया को इसमें हिम्मत और क्षमता दोनों है और वो भूमिका निभानी चाहिए। राहुल जी, हमारा समय बिल्कुल खत्म है। एक लाइन हम बहुत संक्षेप में, बल्कि आप जानना चाहेंगे, ये प्रतिरोधक प्रतिशोधक की जो चर्चा है, ये इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं सहमत हूं कि ये शायद सबसे अच्छा समय है कि फांसी के जो दार्शनिक और सामाजिक
पहलू हैं, इन पर एक गंभीर बहस शुरू हो हर अखबार में और हर चैनल पे, और मैं समझता हूं कि संसद में भी इस पे बात होनी चाहिए। ये शायद मांग की भी गई है। और आज चूंकि देश इतनी बात कर रहा है तो अब फांसी, भारत जैसे एक ज्ञानवान देश के लिए फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर एक बहस करने का और फैसला लेने का वक्त आ गया है। लेकिन अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि जब तक कानून में फांसी का प्रावधान है तब तक ये चर्चा हम वैचारिक चर्चा ही रख सकते हैं, न्याय व्यवस्था उससे बाहर नहीं जा सकती। अनुराधा रमन, बिल्कुल अंतिम टिप्पणी आपकी कि क्या ये जो पूरी चर्चा है समाजशास्त्रियों में, न्यायविदों में, क्या हमारा मीडिया वाकई उसको सही ढंग से व्यक्त नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं एक संकोच है, या ऐसा लगता है कि कोई डर है, ऐसा लगता है कि कहीं देशद्रोही न समझा जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला हमें न समझा जाए, हमारी व्याख्याओं का गलत अर्थ न लगाया जाए, क्या है ये? मुझे लगता है ये मीडिया का जो इशू है, सारा मीडिया एक साथ तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। जो अलग अलग जो अखबार जो निकलती हैं उनका एक अपना एक स्टेटेड पोजीशन भी होता है, क्योंकि एक मीडिया को हम एक आइसोलेशन में तो देख नहीं सकते हैं। मीडिया इज आफ्टर ऑल ओन्ड बाय सम पीपल, तो वो पोजीशन हमेशा रखकर मीडिया, अखबार जो भी कोई हेडलाइन देता है, जैसे आपने आउटलुक के बारे में किया, मैं आपको याकूब मेनन के कॉन्टेक्स्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन जो है एंड ऑफ अ लॉन्ग रोप करके जो आया था, इट वॉज एन इनकरेक्ट हेडलाइन। एंड ऑफ अ लॉन्ग रोप का मतलब ही कुछ और है। उसको इतना लंबा रोप आपने दिया कि नहीं, हम लोग को वो डिबेट नहीं था, बट टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये पोजीशन बता दिया कि ये खत्म हो गया करके। तो ये जो पोजीशंस जो अखबारों की आती है, अपनी स्टेटेड पोजीशंस अपने अपने कंपल्शंस के कारण भी होती है। मेरा अखबार जो है इट्स अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, तो फिर यूनिफॉर्मली हम लोग सारा कैपिटल पनिशमेंट हैंगिंग के खिलाफ है। हम लोग बहस वैसे आम बहस नहीं करते हैं चाहिए कि नहीं, जैसे कभी हैंगिंग होता है हम लोग बात करते हैं क्या ये स्टैट्यूट में होना चाहिए। धन्यवाद अनुराधा, हमारा समय खत्म हो चला है। मैं समझता हूं फांसी के समाजशास्त्र और दंड शास्त्र पर भारतीय समाज में जारी चर्चा को मीडिया में और जगह मिलनी चाहिए। अगर फांसी से किसी अपराधी को सुधरने का मौका नहीं मिलता, अगर वह समाज के अन्य लोगों के लिए प्रतिरोधक भी नहीं साबित होता, जो अब तक के हमारे रिकॉर्ड से साबित है, तो फिर ऐसी सजा की प्रासंगिकता पर बहस तो होनी चाहिए। फांसी कहीं सिर्फ एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई तो नहीं हो गई है, कहीं वो सिर्फ ऐसे अपराधियों या अभियुक्तों जो अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग के, उपेक्षित या दीनहीन हैं, के गले का फंदा तो नहीं बनती जा रही है। दंड विधान शास्त्र के शोधकर्ताओं के लिए ये बड़े सवाल हैं। मैं समझता हूं मीडिया समूह इस तरह की जरूरी बहस का महत्वपूर्ण मंच बन सकते हैं। इससे हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।